सीटेट एग्ज़ाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज़ लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूं हर सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथ्स हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो या फिर इंग्लिश पेडागोजी की। तो अभी हम इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ कंटिन्यूसली कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो, उसका सिलेबस सेम है। जो बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 में लैंग्वेज इंग्लिश के लिए ऑप्ट किए हैं, पेपर 1 में उन्हें पता होगा कि पेपर 1 अगर पेपर 1 और पेपर 2 में लैंग्वेज 1 को ऑप्ट करते हैं, एक आपको पैसेज आता है, दूसरा आपको पोयम आता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पोयम कराया था, ठीक है। ये जो पेपर है, पेपर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि 21 जनवरी 2024, मतलब अभी जो 2024 21 जनवरी को हुआ था, उसका ये पेपर 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 2 है, ठीक है। और पेपर 2 का ये लैंग्वेज, यहाँ पे आप देखिए लैंग्वेज 1 हम कर रहे थे, इसका हमने ना क्या किया था, एक पोयम किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि ये पेपर 1 है, एक पैराग्राफ एक पोयम आता है, तो हमने ये पोयम को हमने किया था, ठीक है। पैराग्राफ मैं आपको करवाऊंगी, ये वाला बचा हुआ है, और बाकी लैंग्वेज पेपर 1 का लैंग्वेज 1 और 2 दोनों का ही हमने पोयम और पैराग्राफ देख लिया है। आज हम इसके पेडागोजी को करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगा कि उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी एस्पायरेंट्स नए हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जिन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, कुछ नंबर से रह गए हों, या फिर कोई अपने नंबर इम्प्रूव के लिए भी करते हैं, उन्हें कई बार एग्ज़ाम देने का बहुत आइडिया मतलब एक्सपीरियंस है, पैटर्न उन्हें पता है और अच्छा स्कोर करने के लिए वो देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें पैटर्न का सिलेबस का नहीं पता होगा। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और सिर्फ इस सीटेट नहीं, हर स्टेट लेवल टेट जहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी पूछा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र, दोनों ही पेपर में उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये जो पोयम किया था, यहाँ से है ना, क्वेश्चन जो 100 से लेके 105 तक हमने देखा था, ठीक है। आप मेरे चैनल के नीरूज़ लर्निंग हब, उसके प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे ना, इंग्लिश पेडागोजी, सीटेट इंग्लिश पेडागोजी आपको मिल जाएगा। स्टिल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगी, आप देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो आज हम ना 106 से मतलब 106 से जो क्वेश्चन है, जो कि पेडागोजिकल क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो बिना समय गंवाए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में, मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाइड हूँ एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर, मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, जो कि पेडागोजिकल क्वेश्चन है। और आप सभी को पता है कि ये 21 जनवरी 2024 का पेपर 2 है, और लैंग्वेज आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, मैंने पहले भी बताया था। ये लैंग्वेज 1 का पेपर है। इसका जो एक पोयम था वो हमने देखा था। एक लैंग्वेज 1 के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, इंग्लिश लैंग्वेज 1 में लेते हैं अगर आप, तो आपको एक पैराग्राफ और एक पैसेज मिलेगा। और पेपर 2 के लिए जो बच्चे लेते हैं इंग्लिश को, उनको दोनों ही पैराग्राफ मिलेगा, उन्हें पोयम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए देखते हैं 106 से। मलयालम spoken by particular community in Kozhikode is slightly different from the Malayalam spoken by other in the same place. What is the Malayalam spoken by the particular community known as? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोझिकोडी करके जो कम्युनिटी है, एक समुदाय है, वहाँ पे मलयालम बोला जाता है, ठीक है। तो सेम प्लेस में जो लोग, उसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट उनकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एक दूसरे से, मतलब उनकी जो डायलेक्ट है, भाषा जो है, उसके अंतर्गत आता है डायलेक्ट, ठीक है। डायलेक्ट जो आता है वो आपके लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। और भाषा किसे कहते हैं, भाषा लैंग्वेज को कहते हैं, और डायलेक्ट किसे कहते हैं, बोली। बोली जो आपकी होती है, मतलब कि आपकी जो आप मातृभाषा में जो बोलते हैं, जो भी अपनी जो मातृभाषा होती है, उसमें आपके अलग अलग एक्सेंट और जो वॉइस का इंटोनेशन उतार चढ़ाव होता है, उसे हम बोली कहते हैं। भाषा के अंतर्गत डायलेक्ट आता है, ठीक है, बोली जिसे हम कहते हैं। तो हर क्षेत्र में अलग अलग बोली कही जाती है। अगर देखिए, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ बेसिकली, छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जो सिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोरबा में हूँ, कोरबा से लेके चांपा तक
वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ी जो बोली है, डायलेक्ट है, ठीक है, भाषा की बात नहीं कर रही हूँ, वो डिफरेंट हो जाती है। फिर इधर आप बिलासपुर साइड आते हैं, वो दूसरी सिटी है, उसी क्षेत्र में दूसरी सिटी है, उधर बोली अलग हो जाती है। इधर रायपुर और दुर्ग अगर की बात की जाए तो वहाँ भी बोली थोड़ी सी चेंज हो जाती है। भाषा वही है छत्तीसगढ़ी, जो बोली है, डायलेक्ट है, वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह से भाषा के अंतर्गत डायलेक्ट आता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो मलयालम स्पोकन, मतलब ये बोली की बात की जा रही है, डायलेक्ट की बात की जा रही है, वो स्लाइटली डिफरेंट है वहीं पे रहने वाले जो सेम प्लेस में लोग रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लोग जहाँ पे बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग बोलते हैं, वो चेंज हो जाता है उसी सेम प्लेस में, इन द सेम प्लेस। अगर सेम प्लेस या की जगह डिफरेंट प्लेस होता तो रीजनल चेंज हो जाता, क्षेत्र ही चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे सेम प्लेस की बात कर दी गई है आपकी, तो इसी समुदाय की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोशल डायलेक्ट ऑफ मलयालम। मतलब व्हाट इज द मलयालम स्पोकन बाय द पर्टिकुलर कम्युनिटी, और इस पर्टिकुलर यानी कि विशेष कोझिकोडी जो कम्युनिटी है, समुदाय है, इनके द्वारा जो बात की जा रही है उस मलयालम को क्या कहा जाता है? तो उसे सोशल डायलेक्ट ऑफ मलयालम कहा जाएगा। रीजनल क्यों नहीं कहा जाएगा? अब आपको डाउट होगा, रीजनल इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसी क्षेत्र में, सेम प्लेस में बोली चेंज हो जा रही है, भाषा, एक भाषा की बोली चेंज हो जा रही है, एक्सेंट चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और जो एक्सेंट के अंतर्गत आपकी बोली आती है, इंटोनेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। जो आप बोलते हैं स्वर पाठ जो कहा जाता है इंटोनेशन, उसमें उतार चढ़ाव जो होता है ना, राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन और राइज और फॉल इंटोनेशन, ये डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। उसी बात को कहा जा रहा है कि बोली जो है उसी सेम प्लेस में इस समुदाय का स्लाइटली चेंज पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो वो सोशल डायलेक्ट, क्योंकि ये कम्युनिटी की बात की जा रही है। कम्युनिटी किससे बनता है? समुदाय किससे बनता है? सोशल, समाज से। समाज के अंतर्गत अलग अलग कास्ट, क्रीड सब कुछ आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही समुदाय जो कोझिकोडी समुदाय है, वो इस एक पर्टिकुलर सेम प्लेस में रहकर भी थोड़ी सी स्लाइड चेंज है इनकी मलयालम में, उनकी भाषा में। तो ये सोशल डायलेक्ट ऑफ मलयालम होगा, जो कि सोशो लिंग्विस्टिक के अंतर्गत आता है, जो मैंने आपको डिटेल क्लास लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने दिया था। लेओ वाइगोत्स्की का जो सोशो लिंग्विस्टिक थ्योरी है, कल्चरल थ्योरी है, उसके अंतर्गत आपको डिटेल समझाया था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो आप उसको जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा लेओ वाइगोत्स्की का। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये है आपका सोशल, यानी कि सामाजिक जो बोली होती है ना मलयालम की, जो समाज, जैसा जैसा समाज है वैसे वैसे उस तरह से बोली जो है बोली जाती है, इसीलिए फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। रीजनल की बात करते तो वो क्षेत्र अगर अलग होता, यहाँ पे तो सेम प्लेस बोले इसलिए रीजनल नहीं आएगा। और ये जो दे आर टू डिफरेंट लैंग्वेज, तो यहाँ तो मलयालम की बात की जा रही है, तो लैंग्वेज तो मलयालम ही है, यहाँ पे टू डिफरेंट बोल रहा है तो ये नहीं आएगा। रीजनल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सेम प्लेस बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया। टू वैरायटीज ऑफ मलयालम, तो यहाँ पे मलयालम की कोई वैरायटी नहीं है। इस समुदाय के लोग उसी भाषा को बोल रहे हैं, उसी बोली को बोल रहे हैं, बस बोली में थोड़ा सा फर्क है सबके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। बोली जो होती है, डायलेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो लैंग्वेज के अंतर्गत आती है, भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। और बोली उसे कहते हैं जो आपकी कॉमन, आपके समाज में आसपास क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे हम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 107। फॉलोइंग लर्निंग टास्क वॉज गिवन टू लर्नर इन डिफरेंट ग्रुप्स, फाइंड आउट व्हाट इज द वोकेबलरी लर्निंग एक्टिविटी नोन एज। बच्चों को स्कूल में डिफरेंट टास्क दिया जाता है, और डिफरेंट ग्रुप बनाकर टास्क दिया जाता है टीचर के द्वारा, ठीक है, कि क्या फाइंड आउट करना है वोकेबलरी के बारे में। तो ये कौन सी वोकेबलरी लर्निंग एक्टिविटी के अंतर्गत आती है? तो क्या है ये? फाइंड वर्ड्स एंड फ्रेज विच रिलेट टू द वर्ड्स। अब इन लोगों को ये फैमिली रिलेशनशिप फीलिंग दे दिया है, इससे रिलेट करता हुआ वर्ड और फ्रेज जो है बच्चों को ढूंढना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ग्रुप बना दिया, 1 2 3, इससे रिलेट करता हुआ इनको देना है। तो जब रिलेट करता हुआ कोई शब्द आप फाइंड आउट करते हैं तो उसे थीमेटिक वोकेबलरी कहते हैं। फैमिली से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आएंगे, ठीक है, फैमिली में जो रिलेशनशिप में जो आएंगे, रिलेशनशिप में क्या आ सकता है? मदर फादर, ठीक है, मदर फादर, और आपका
जो भी है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिबलिंग, कज़न, ये सब रिलेशनशिप। फीलिंग, फीलिंग कैसी, एंगर, सैड, है ना, जेलस, हैप्पी, जॉय, ये उसके अंतर्गत आ जाएगा, रिलेटेड वर्ड है। फैमिली, फैमिली यानी रिलेटिव्स होते हैं, है ना, एक्वाइंटेंस होते हैं, नोन होते हैं, ये सब आता है। तो इस तरह के वर्ड को जब आप फाइंड आउट करने की एक्टिविटी देते हैं उसे हम थीमेटिक वोकेबलरी लर्निंग कहते हैं, ठीक है। और इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है बोल रहे हैं तो थीमेटिक वोकेबलरी, क्योंकि वर्ड क्लस्टर यानी शब्दों का समूह, क्लस्टर यानी समूह होता है। वर्ड वेब यानी कि एक वर्ड है, उसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, कई पर्यायवाची शब्द जो उससे रिलेट करता है, उसे हम वर्ड वेब कहते हैं, ठीक है। क्लस्टर वोकेबलरी मतलब जो ग्रुप होता है, ठीक है, वोकेबलरीज का, उसे हम कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे थीमेटिक एक थीम दे दिया है आपको। टॉपिक, जब आप कोई टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक दे देते हैं, या उसको हम थीम कहते हैं, है ना। फैमिली के बारे में उससे रिलेट करता हुआ वर्ड लिखिए, रिलेशनशिप के बारे में उससे रिलेट करता हुआ वर्ड्स लिखिए, फीलिंग्स के बारे में उससे रिलेट करता हुआ वर्ड दीजिए। ये आप ऐसे स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ये थीमेटिक वोकेबलरी हो जाएगा, आपका फर्स्ट नंबर सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 108। द लैंग्वेज वी यूज फॉर डे टू डे फेस टू फेस इंटरेक्शन इज नोन एज। देखिए, डे टू डे यानी कि हर दिन जो आप यूज़ करते हैं आसान बोलचाल भाषा में। फेस टू फेस मतलब जब आप इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे के आमने सामने आप बात करते हैं फेस टू फेस, उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है तो वो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है, बिक्स। इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि बिक्स क्या होता है, कैल्प क्या होता है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये दोनों को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आप ढूंढेंगे तो ये भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहते तो कमेंट करके बताइए, ये दोनों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, दूसरी वीडियो एक बना दूंगी नई, ठीक है। तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल जो हमारे अंतर्गत आता है, जो हम डे टू डे और फेस टू फेस इंटरेक्शन जब हम करते हैं, ठीक है, अंतःक्रिया करते हैं लोगों से, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है। वहीं पे कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर के अंदर वो जो सेटिंग होती है ना, वही एकेडमिकली जो शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, जो टेक्निकल्स वर्ड जिसके अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें आपको प्रोफिशिएंसी की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे स्कूल वगैरह में जो सिखाया जाता है वो आपका कैल्प में आता है, लेकिन बेसिक जो हम आपस में ही इंटरेक्शन करने के लिए हर किसी से फेस टू फेस डे टू डे जो हम यूज़ करते हैं, वो हमारा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है। इसमें आपको प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और ये नेचुरल सेटिंग में सीखते हैं। इसमें कोई बहुत बेसिक स्किल होती कम्युनिकेशन की, वो आपको करना है, तो इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल सेटिंग, ये नेचुरल सेटिंग में सीखते हैं, आपको कोई फॉर्मल सेटिंग में सीखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात की जाए तो आपको फॉर्मल सेटिंग में सीखना पड़ता है, जैसे स्कूल वगैरह में टीचर के द्वारा सिखाया जाता है लैंग्वेज को। और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल यानी कि जो कम्युनिकेशन के लिए आप जो लैंग्वेज की जो कौशल है उसका इस्तेमाल करते हैं, वो होता है इंटरपर्सनल, यानी कि एक दूसरे से जब बात करने की जो क्षमता होती है लैंग्वेज को, भाषा को, है ना, उसमें जो आपकी प्रवीणता होती है उसे कहते हैं। तो आपका आंसर 108 का हो जाएगा, 108 का सेकेंड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर एट द सेकेंडरी स्टेज gives a text short story and asks them to read and discuss the meaning and idea of the text from the point of view of power and justice. What does the teacher attempt to develop in the learner? एक टीचर है, लर्नर को कहती हैं सेकेंडरी स्टेज में, ठीक है, सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं, उनको क्या कहती है, तब तक तो इनकी जो एब्स्ट्रैक्ट और हाई इंटेलेक्चुअल जो थिंकिंग है, कॉग्निटिव जो लेवल है इनका अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। ये क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, क्रिटिकल एनालाइज कर सकते हैं, क्रिटिकल एग्जामिन भी कर सकते हैं कोई भी जो टेक्स्ट है उसके बारे में, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज बोल रहा है। तो अब प्राइमरी स्टेज से ऊपर आ गए। प्राइमरी स्टेज क्या होता है 1 से 5, उसके ऊपर सेकेंडरी मतलब आपका 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा। तो ये कोई भी क्लास हो सकती है सेकेंडरी स्टेज में। एक टेक्स्ट या शॉर्ट स्टोरी देती है, कहती है रीड करो, डिस्कस करो, और इसका जो मीनिंग है ना और आइडिया है टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है उसको डिटेल में क्रिटिकली, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज करके क्रिटिकली आप उसको क्या करें, एनालाइज करें, ठीक है, विश्लेषण करें, उसका अन्वेषण करें, ऐसा वो कहती हैं।
ठीक है, किसके बारे में, जो जो भी टॉपिक दिया होगा पावर एंड जस्टिस के लिए, उसके लिए। तो टीचर ये यहाँ पर लर्नर के लिए क्या कर रही हैं, क्या अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर ये, तो यहाँ पे टीचर क्रिटिकल लिटरेसी स्किल को डेवलप करी बच्चों के, कि वो क्रिटिकली थिंक कर सकें, उनकी जो लिटरेसी यानी कि जो लैंग्वेज को समझने की और उस पर क्रिटिकली एनालाइज करने की जो कौशल है वो बढ़े। इस सिचुएशन में बच्चे क्या करेंगे, एकदम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे और क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, अन्वेषण भी करेंगे, है ना। अन्वेषण यानी कि उस खोज करेंगे कि क्यों है, कैसा है, क्या इसके पीछे इसका तथ्य है, ये सब कुछ वो करेंगे। तो इसीलिए इसको क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो है क्रिटिकल लिटरेसी स्किल डेवलप करना चाहती है लर्नर के अंदर, इसीलिए टीचर ने उनको जो शॉर्ट स्टोरी या टेक्स्ट दिया है उसमें एक टॉपिक दे दिया पावर जस्टिस के बारे में। क्या सोचते हो, क्या आइडियाज़ हैं तुम्हारे, टेक्स्ट में क्या बोला गया है, इसको डिस्कस करना है, इसके मीनिंग को। तो यहाँ पर बच्चे की क्रिटिकल लिटरेसी स्किल जो है वो डेवलप हो रही है। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज इन द टीचिंग लर्निंग ग्रामर इज। प्रोसीजरल यानी कि जो प्रोसेस से जो होता है ना। टीचिंग लर्निंग, जब ग्रामर की टीचिंग लर्निंग की जाती है, मतलब जब टीचर पढ़ाती है, बच्चे लर्न करते हैं, तो उसमें प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है ग्रामर का। तो बहुत सिंपल है, नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम। ग्रामर के आइटम को आप कैसे करोगे, यही तो प्रोसीजर है ना। इसमें टीचिंग लर्निंग जो ग्रामर का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत आपको ग्रामेटिकल आइटम जो हैं, ग्रामर के जो आइटम्स हैं, कैसे आपको करना है, इसके बारे में पता होता है। इसीलिए इसे प्रोसीजरल नॉलेज कहा जाता है। प्रोसीजर का मतलब क्या, प्रोसेस। तो ये प्रोसेस को अगर बता रहा है तो आपको ग्रामेटिकल आइटम्स किस तरह से करना है, हाउ टू डू, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। नॉलेज अबाउट ग्रामेटिकल आइटम, तो देखिए ये नॉलेज में मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि सेंटेंस क्या होता है, आपको पता है टेंस क्या होता है, आपको पता है फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये नॉलेज है, ठीक। रूल्स, उसके रूल्स क्या होते हैं, जैसे टेंस में है ना, अगर टेंस में अगर बात करूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो आपको रूल्स पता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस ING ऑफ वर्ब, है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा, ये रूल्स होता है। तो यहाँ पे रूल्स की भी आवश्यकता नहीं है। ये आप कोई सेंटेंस देख रहे हैं, आप समझ जा रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच है, सेंटेंस है, टेंस है, वॉइस है, ये आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे भी वो बात नहीं की जा रही है। नोइंग द लैंग्वेज एंड इट्स कल्चर, ये तो अलग ही हो गया, मतलब भाषा तो आपको पता ही होगी। यहाँ पे ग्रामर की बात की जा रही है, भाषा और उसकी संस्कृति यहाँ पर कोई अभी बात ही नहीं की गई है, यहाँ पे ग्रामर की बात की गई है। तो ग्रामर को कैसे करना है, इस प्रोसेस को हम प्रोसीजरल नॉलेज के अंतर्गत में मानते हैं। तो ये फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 111 देख लेते हैं हम। अ टीचर ऑफ क्लास 7, ठीक है। अ टीचर ऑफ क्लास 7 कंडक्ट अ पेयर वर्क एक्टिविटी इन विच द पेयर आर गिवन अ स्टोरी ऑफ 10 सेंटेंस। टीचर जो है, शिक्षिका जो है 7वीं कक्षा की, उन्होंने ग्रुप वर्क रखा जिसमें पेयर वर्क एक्टिविटी दिया गया बच्चों को। 10 उन्होंने एक स्टोरी का 10 सेंटेंस उन्हें दिया बच्चों को। 1 इन द पेयर रीड आउट, और हर ग्रुप में पेयर रखा, मतलब 2 बच्चे रखे। 1 इन द पेयर रीड आउट द फर्स्ट सेंटेंस। अब वो जो पेयर में बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ेगा, दूसरा बच्चा उसे लिखेगा। एंड द अदर इन द पेयर राइट्स एंड राइट दैट सेंटेंस। देन अदर इन द पेयर रीड आउट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस, एंड फर्स्ट इन द पेयर राइट द सेकेंड। मतलब एक बार बच्चा बोलेगा, दूसरा बच्चा लिखेगा, फिर नेक्स्ट टाइम में दूसरा बच्चा बोलेगा और जो बच्चा पहले बोल रहा था वो लिखेगा। इस तरह से लाइक वाइज द पेयर कंप्लीट द होल स्टोरी, और इस तरह से वो स्टोरी के 10 सेंटेंस कंप्लीट होंगे। एक बार एक बच्चा लिखेगा, सुनेगा और लिखेगा, दूसरा एक बच्चा बोलेगा, दूसरा सुन के लिखेगा। तो बोल रहे हैं यहाँ पे, लेटर दे कंपेयर देयर राइटिंग विद द ओरिजिनल टेक्स्ट गिवन टू देम, व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन। और उसके बाद लास्ट में वो कंपेयर करेंगे, जो स्टोरी का सेंटेंस दिया गया है उसको कंपेयर करेंगे। तो ये क्या होगा, तो म्यूचुअल राइटिंग तो नहीं है यहाँ पर, राइटिंग सिर्फ राइटिंग की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। म्यूचुअल यानी आपस में, यहाँ पे राइटिंग हो रही है बेशक, लेकिन यहाँ पे पहले बोल दिया है कि
वन इन द पेयर रीड्स आउट फर्स्ट सेंटेंस, पहला उसमें से एक जो पेयर में से एक बच्चा जो है वो रीड करेगा, दूसरा जो है अदर इन द पेयर राइट सेंटेंस। तो सिर्फ राइटिंग की बात नहीं की जा रही है, एक बोलेगा तो दूसरा डेफिनेटली सुनेगा फिर लिखेगा, तो सिर्फ म्यूचुअल राइटिंग यहाँ पर नहीं आएगा। सेंटेंस डिक्टेशन तो टीचर के द्वारा किया जाएगा, या यहाँ पे कुछ बोला भी नहीं गया है कि सेंटेंस को वो डिक्टेट कर रहे हैं, है ना, तो ये भी गलत है। म्यूचुअल लिसनिंग की भी बात नहीं हो रही, क्योंकि लिसनिंग के साथ राइटिंग भी हो रही है, यहाँ पे म्यूचुअल डिक्टेशन हो रहा है। अब म्यूचुअल डिक्टेशन के अंतर्गत क्या आ जाता है, डिक्टेशन में आप लिसन करते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है। तो पहला बच्चा जब बोल रहा है तो दूसरा बच्चा उसको सुन के लिख रहा है, फिर दूसरा बच्चा फिर उसको वो बोल रहा है तो पहला बच्चा उसको सुन के लिख रहा है, तो ये म्यूचुअल डिक्टेशन आ जाएगा, क्योंकि लिसनिंग भी हो रही है राइटिंग हो रही है। और यहाँ पे सिर्फ म्यूचुअल राइटिंग बोल रहा है, म्यूचुअल लिसनिंग बोल रहे तो गलत हो जाएगा। सेंटेंस का डिक्टेशन हो रहा है, लेकिन क्या सेंटेंस को डिक्टेट किया जा रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, वो लिख भी रहे हैं और एक दूसरे कर रहे हैं, है ना। सेंटेंस डिक्टेशन तो सिर्फ बोले यहाँ पे बोला गया तो वो टीचर के द्वारा किया जाता है। म्यूचुअल में एक बार एक बच्चा कर रहा है, दूसरा सुन रहा है, दूसरी बार में दूसरा बच्चा बोल रहा है, दूसरा बच्चा लिख रहा है, तो ये म्यूचुअल आपस में दोनों ही परस्परता बनी हुई है दोनों की। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा बोल रहा है दूसरा सुन के लिख रहा है, यहाँ पे अगेन दूसरी बार दूसरी टर्न में दूसरा बच्चा उसे कह रहा है और पहला बच्चा उसे सुन के लिख रहा है, तो म्यूचुअल डिक्टेशन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आज हम 111 तक यहीं तक करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद 112 से जो 20 तक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, ऐसी आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, रिसोर्सफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके और अपनी तैयारी को और अच्छी कीजिए। चैनल के मेरे प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश पेडागोजी बहुत सारी, इतनी सारी जो आपको वीडियोस मिलेगी जो कि बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है आपके लिए। उसके अलावा भी मैंने CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल शिक्षा मनोविज्ञान, EVS और मैथ्स तो जो बेसिक्स से सीखना चाहते हैं उस पर भी वीडियोस डाली है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कोई डाउट हो तो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।